हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और पढ़ाई सबकी चल रही होगी ठीक ठाक। नहीं चल रही होगी तो दिक्कत है, क्योंकि बोर्ड है इस बार। मैं जो सिलेबस आपके लिए आज लेके आया हूँ, ये क्लास 12th का नागरिक शास्त्र विषय का है। कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र विषय का ये सिलेबस मैं लेके आपके सामने आया हूँ। क्या पूरा पाठ्यक्रम है ये मैं आपके सामने पूरा रखूँगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उनके बारे में भी बताऊंगा। बाकी जब मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपके सिलेबस के बाद से ही मैं एक एक दिन की क्लास लेके आऊंगा। इन सब चीज़ों पे सारे चैप्टर का वीडियो मैं एक एक दिन लेके आना अब इसी सिलेबस के बाद ही स्टार्ट कर दूंगा। जब आपका सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट आज बता दूंगा, तो उसके बाद आपके सब्जेक्ट का, आपके इस नागरिक शास्त्र विषय का एक एक पार्ट को मैं यहाँ पे अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर करते चलूँगा। कुछ वीडियो के अंत में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका जवाब आप अपने कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। हमें उम्मीद है आप ये करेंगे, और दोनों लोग जब मिलकर पढ़ाई करेंगे तो हमें उम्मीद है अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, जो कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र विषय का जो पहला पाठ है आपके पाठ्यक्रम का, वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर। दुनिया में देखिए, शीत युद्ध का मतलब होता है जो जुबानी जंग होती है या एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करके जंग की जाती है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। ऐसा नहीं है कि दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ तो दोनों सीधे लड़ गए, वो शीत युद्ध नहीं हुआ। शीत युद्ध का मतलब होता है जुबानी लड़ाई या एक दूसरे के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करना, इसे शीत युद्ध कहते हैं। तो जो आपका पहला पाठ है वो शीत युद्ध का दौर है। जो दूसरा पाठ है दो ध्रुवों का अंत। जब शीत युद्ध का दौर जब समाप्त हो जाता है तो दुनिया में दो ध्रुवों का अंत भी हो जाता है। दुनिया में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया में दो ताकत उभर के आई, एक अमेरिका और एक रूस। और ये दोनों ताकत जो है एक दूसरे के खिलाफ लगातार षड्यंत्र और एक दूसरे के खिलाफ जुबानी युद्ध करते रहते थे। ठीक, और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे। परिणाम ये हुआ कि षड्यंत्र की रेस में अमेरिका आगे निकल गया और रूस के 15 टुकड़े कर दिए। तो जब 1992 के समय में रूस का 15 टुकड़ा हो जाता है, तो वो शीत युद्ध का जो दौर होता है वो दो ध्रुवों के अंत के साथ समाप्त हो जाता है। जो आपका दूसरा पाठ है। ठीक, तो जो आपका दूसरा पाठ है दो ध्रुवों का अंत, वो रूस के विघटन के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो जो आपका दूसरा पाठ है दो ध्रुवों का अंत हो गया। तीसरा पाठ है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो देखिए, जो सरकार चलाने का जो केंद्र होता है, वो तो जो गवर्नमेंट बनती है, जो सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनता है, चाहे मुख्यमंत्री बनता है, वो सेंटर पॉइंट है। लेकिन सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र हैं, वैकल्पिक केंद्र का मतलब ये कि जैसे आपके यहाँ गांव में प्रधान हो गया, शहर में मेयर हो गया, ठीक, ग्राम पंचायत हो गया, फिर जो है जिला पंचायत हो गया, उसी तरीके से नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया। ये सब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा आपके तीसरे पाठ के रूप में। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। जो आपका चौथा पाठ है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन यानी आज के दौर में जो दक्षिण एशिया है, जिसमें हमारा भारत देश पड़ता है, इसकी क्या स्थिति है, यहाँ के देशों की क्या स्थिति है, यहाँ की क्या राजनीति है, इन सारी चीज़ों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसमें? चौथे पाठ के रूप में, जिसे समकालीन दक्षिण एशिया कहा जाता है। जो आपका पांचवा पाठ है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दुनिया में किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनका हम अध्ययन करेंगे। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, पांचवें पाठ के रूप में। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, फिर सार्क हो गया, ठीक, फिर जो है आसियान हो गया, उसके बाद नाटो हो गया। ये सारे के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है चैप्टर रहेगा। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, उसके बाद जो छठवां पाठ है समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी आज के दौर में दुनिया में जो सुरक्षा की स्थिति है, हर देश एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। इस दौर में जो अपनी सुरक्षा है, यानी अपने देश की सुरक्षा है, वो किस प्रकार की है, इसे समझेंगे हम। समकालीन विश्व में सुरक्षा। सातवां पाठ है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। जो हमारे आसपास का पर्यावरण है और जो हमारे आसपास का प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल हुआ, पवन हुआ, उसके बाद जो भी प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है, सौर ऊर्जा हो गया, उसके बाद लकड़ी हो गया, जो भी इस प्रकार के प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है, खनिज है, इन सब संसाधनों का हम अध्ययन करेंगे। किसमें? सातवें पाठ के रूप में, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के रूप में। उसके बाद जो हमारा आठवां पाठ है, इसे बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब था ग्लोबलाइज।
ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दुनिया जुड़ चुकी है, चूंकि तो इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। तो हम इसको 8वें पाठ के रूप में अध्ययन करेंगे। 9वां पाठ है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी किसी देश को अगर जो बनाना है, किसी देश को एक विकसित और सभ्य सुसंस्कृत समाज के रूप में बनाना है, आगे ले जाना है, उसे विकास कराना है, उसके हर नागरिक को विकसित बनाना है, पढ़ा लिखा शिक्षित बनाना है, तो किस किस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए शिक्षा मुहैया करानी पड़ेगी, उसके लिए रोजगार मुहैया कराना पड़ेगा, उसे भोजन वस्त्र आवास देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। तो ये हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां हैं। 10वें पाठ को हम समझेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। दुनिया में कभी कभी या हमारे देश में भी कभी कभी एक प्रमुख पार्टी ही रहती है काफ़ी देर तक। जैसे देश जब आज़ाद हुआ तो सभी को पता है कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा। तो कई साल तक, लगभग 30 साल 40 साल तक सिर्फ कांग्रेस का ही प्रभाव हमारे देश में रहा। हर जगह हर राज्य में सिर्फ सरकार किसकी बनती थी? कांग्रेस का। तो जैसे जैसे जनता की सोच बदली, उस आज़ादी के खुशनुमा माहौल से हम बाहर निकले, विकास की चीज़ों को समझना जानना शुरू किए, तो जो एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर था कांग्रेस का, उसको चुनौती मिलना शुरू हो गया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे पाठ 10 के रूप में। फिर 11वां पाठ हम पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीति। अगर जो हम विकास कर रहे हैं या किसी देश में विकास हो रहा है तो उसकी राजनीति किस प्रकार होगी? राजनीति सिस्टमेटिक होगी। हम एक प्रक्रिया के माध्यम से एक एक करके विकास के नए आयाम को प्राप्त करेंगे। अचानक से तो नहीं ना सब कुछ मिल जाता है। एक एक छोटे छोटे प्रयास से ही देश का विकास होता है, और ये तब हो पाता है जब अच्छी राजनीतिक समझ होती है, अच्छी राजनीतिक सरकार होती है, ठीक, जो सही में इच्छुक हो देश के विकास के लिए। उसके बाद आ जाता है 12वां पाठ, भारत का विदेश संबंध। विदेश संबंध का मतलब होता है कि देखिए, हम तो देश हो गए, हमारे आसपास के जो भी देश हैं वो हमारे लिए विदेश ही कहे जाएंगे। तो उन देशों के साथ हमारा किस प्रकार का संबंध है? जैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके साथ हमारा कैसा संबंध है। उसके बाद जो दूर हैं, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, इन सब देशों के साथ हमारा किस प्रकार का संबंध है। तो इस संबंध को बनाने के लिए एक फिक्स नीति तय की जाती है। हाँ, हम सबके साथ व्यवहार अच्छा रखेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, हम किसी के साथ शत्रुता नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं किसमें? विदेश नीति में। उसके बाद आ जाते हैं 13वें पाठ में। जब 13वें पाठ में हम आते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, कि किसी देश में अगर जो लोकतंत्र है, जैसे हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या संकट है, इसका क्या दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम, अब आप दिमाग लगाओ कि हमें चुनना है किसी न किसी व्यक्ति को, हम चुन तो दिए, लेकिन कल को अगर जो वो व्यक्ति नाकारा या बेईमान निकल गया तो हमारे पास ये विकल्प नहीं है कि हम उसे वापस बुला सकते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है। दूसरे क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई प्रत्याशी पसंद आता है, कोई प्रत्याशी नहीं पसंद आता है, तो भाई नापसंद आने वाले जो कुछ लोग, ज़्यादा लोग वोट दे दिए किसी एक प्रत्याशी को, उसकी सरकार बन गई। लेकिन उसका क्या होगा जिसने उस प्रत्याशी को नहीं पसंद किया है? तो ये लोकतंत्र में एक प्रकार का मजाक हो जाता है कि बात तो की जाती है जनता की, लेकिन सबकी वाली होता कहाँ है। एक गलत व्यक्ति अगर जो चुन के आ जाता है तो मेरी मजबूरी ही रहती है कि हम उसको 5 साल तक झेलेंगे ही झेलेंगे, चाहे वो बेईमानी करे, चाहे जो भी, ठीक। उसके बाद आता है 14वां जो पाठ है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। देखिए, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं ना, ये किसी देश के विकास के लिए सबसे बड़ा संकट होती हैं। हम इसे 14वें पाठ के रूप में पढ़ेंगे। जब कोई देश बनता है तो सभी के प्रयास से बनता है, सभी के सहयोग से बनता है। राष्ट्र, राज्य, इन सब चीज़ों को मिला के बनता है। ऐसे में हम अगर जो कहने लगे कि मेरे गांव में रोड नहीं बनी है, या मेरे गांव में हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, या हमारे ही गांव के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, बाकी दूसरे गांव के लोग या दूसरे राज्य के लोग या देश के अन्य लोग सब बेकार हैं, तो ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। खुद को ही सब सर्वश्रेष्ठ कह लेना, अपने क्षेत्र को, यानी हम गोरखपुर में रहते हैं तो हम कह दें राजस्थान के लोग सबके सब खराब हैं, ये गलत है। इसी को ही क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहती हैं। ये देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसको हम समझेंगे 14वें पाठ के रूप में। इसी का एक और छोटा सा अंश हमारे समझ में आएगा, भारतीय राजनीति और नए बदलाव। यानी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, एक तो हम समझ लिए, दूसरे जो भारतीय राजनीति है आज के दौर की जो राजनीति है, आप लोगों को पता है वो जातिवादी हो गई है। जिस जाति का वोट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ उस पार्टी का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा और उस पार्टी का नेता निकल के आ जाएगा, तो वो अपनी ही जाति को बढ़ावा देगा। वो समाज को नहीं देख रहा है, वो अपनी जाति को देख रहा है, क्योंकि उसे चुनने वाली उसकी जाति है। तो ये जाति की जो गणित है ना, ये आज के नए दौर की राजनीति को प्रभावित कर रही है।
उसके बाद क्या है, पैसा खर्च कर दो 500 रुपये में, जहाँ पे वोट बिक जाता हो और हम उम्मीद करते हो कि हमारे लिए बढ़िया आदमी चुन के आएगा, सरकार काम नहीं करेगी। तो ये हमारे आप पे ऊपर है ना, जहाँ एक बोतल शराब पे और 500 रुपये पे लोग बिक जा रहे हैं और एक अच्छे प्रत्याशी को दरकिनार करके किसी भ्रष्ट आदमी को चुन ले रहे हैं, फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए काम करे। ऐसा कतई नहीं होगा। जो आपको एक बोतल शराब और 500 रुपये की शराब 500 रुपये पे खरीद चुका है, वो आपके लिए कभी काम नहीं करेगा, ये आप मान लीजिए। तो हमारी आपकी पहचान, हम लोग किसी राजनीतिज्ञ को गाली नहीं दे सकते हैं। हर राजनीतिज्ञ अच्छा है, बुरे तो हम हैं, क्योंकि हम तुम बिक जाते हैं एक बोतल शराब पे और उसके बाद 500 रुपया कोई दे दिया। चुनाव के एक दिन पहले हमारी बोली लग गई, और हमारी बोली लग गई, बस गांव देहात में यही तो होता है। चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, आप देखते होंगे आपके गांव में क्या होता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीति में जो नए बदलाव हैं उससे किस हद तक हम प्रभावित होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ये आपका नागरिक शास्त्र का सिलेबस है। उम्मीद है सभी लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा और आप इसको कॉपी पे जाके नोट कर लेंगे। किसी भी प्रकार की अगर जो दिक्कत होती है या किसी भी प्रकार की अगर जो समस्या होती है, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसका चैप्टर वाइज एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। मैंने इसलिए ये सिलेबस का कार्यक्रम बनाया क्योंकि सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है। आपको टारगेट ही नहीं पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है, आपका एम कहाँ है, तो आपको मैं लेके कहाँ जाऊँ। सबसे पहले आप अपना सिलेबस नोट करेंगे, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलूँगा। ओके, गुड लक एंड गुड नाइट।